तो आइए स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से एक और एरिथमेटिक के वीडियो में। ओके, तो भाई इस वीडियो में हम बहुत सारी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आपको प्रैक्टिस भी करवा देगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। सीखने को तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे किस प्रोसीड्यूर्स आपको सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो पहले आज शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। राइट एन AP whose first term is 10 and common difference is 3। तुम्हें एक AP लिखना है, एक प्रोग्रेशन लिखना है, और जिसका फर्स्ट टर्म तुमको गिवन है 10 और जिसका कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास है 3। बहुत सिंपल है, ठीक है, ट्राई करो। मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। ओके, तो राइट एन AP हुज। ओके, फर्स्ट टर्म मतलब जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है आइए देखते हैं। गिवन है फर्स्ट टर्म मतलब A1 या फिर A है हमारा 10। ओके, A हमारा 10 है और कॉमन डिफरेंस मतलब D जो है वो है 3। ओके, अभी AP में हमें पता है कि भाई AP लिखने के लिए हमें टर्म्स पता होने चाहिए। हमें बस फर्स्ट टर्म पता है, हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू फोर्थ टर्म आपको लिखना पड़ता है। ओके, अप टू फोर्थ या फिर थर्ड टर्म आपको लिखना पड़ेगा। तो भाई फर्स्ट टर्म से पता है, सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा, तो निकालो। देयरफॉर A2 क्या होगा भाई? A2 का फॉर्मूला क्या था? A प्लस 1D या फिर सिर्फ D। ओके, मतलब 10 प्लस 3 13। ओके, ये है A2 का वैल्यू, मतलब सेकंड टर्म का वैल्यू। ओके, अभी थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है? मतलब A3 क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? A प्लस 2D, सिर्फ एक घटेगा, है ना। A है अपना 10 और D है 2 इंटू D मतलब 2 मतलब 6। ओके, 10 प्लस 6 मतलब 16। ओके, थर्ड टर्म का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या था? A प्लस 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 3 मतलब 10 प्लस 9 मतलब 19। ठीक है, तो फोर्थ टर्म का वैल्यू है 19। तो अब हम AP लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। देयरफॉर AP फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 13, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 19, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। ये इन्फानाइट AP है। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है भाई। सिंपल सा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 12th 24th 18th term and nth term of 9, 13, 17, 21, 25, ऐसे करते करते इन्फानाइट AP है। तुम्हारे पास AP गिवन है, तुम्हें इस AP को देखकर बताना है भाई इस AP का 12th टर्म क्या है, 24th टर्म क्या है, 18th टर्म क्या है और nth टर्म क्या है। मतलब तुमको ये बताना है भाई 12th पोजीशन में कौन सा टर्म होगा, 24th पोजीशन में कौन सा टर्म होगा, 18th पोजीशन में कौन होगा और nth पोजीशन में कौन सा टर्म बैठेगा या फिर कौन सा टर्म होने वाला है या फिर होगा। कैसे निकालोगे? पहले इस सीक्वेंस को देखो, AP को देखो। AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 9, तो हियर फर्स्ट टर्म अपना 9 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करो। हमेशा याद रखो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, ऐसा नहीं कि 9 माइनस 13, इट इज़ रॉन्ग।
13 माइनस 9, सेकेंड टर्म को 9 फर्स्ट टर्म से माइनस करो, ओके, विच इज़ इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस 4। तुम भाई चाहो तो भाई 17 माइनस 13 भी कर सकते हो, 25 माइनस 21 भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आपको आंसर डी आपका 4 ही मिलेगा, ओके, बिकॉज इट इज़ एन AP। आइए, तो भाई फर्स्ट टर्म मिल चुका है, डी मिल चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम 12th टर्म निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर 12th टर्म मतलब क्या, कैसे लिखते थे 12th टर्म को, A12, मतलब कैसा फॉर्मूला होता था, A प्लस 1 कम 11D, ओके। A पता है 9 प्लस 11 इंटू D पता है 4, 9 प्लस 44 मतलब 53, ठीक है, 53 मतलब 12th पोजीशन में 53 टर्म होगा या फिर है, ओके। तो भाई पहला आंसर तो अपना आ चुका है 53। अब क्या बोला, 24th टर्म निकालो। तो 24th टर्म को हम क्या लिखते हैं, A24। फॉर्मूला क्या है, A प्लस 23D। A कितना है 9, 23D कितना है 4, तो 9 प्लस 92 विच इज़ इक्वल टू 101 एंड दिस इज़ द आंसर। मतलब 24th पोजीशन में तुम अगर चल के जाओगे तो तुमको 101 मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। फिर अब क्या बोला, 18th टर्म मतलब क्या, कैसे लिखते हैं 18 टर्म को, 18 फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 17D। तो बिठा दो भाई ना, बिठा दो बिठा दो बिठा दो बिठा दो बिठा दो 7 इंटू 4 होगा 9 प्लस 68 जो कि होगा 77 will be the term which is lying in the 18th position, sorry at the 18th position, मतलब 18th पोजीशन में जो टर्म तुमको मिलेगा वो होगा 77। कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। तो ये है आपका एक और आंसर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड nth टर्म। मुझे बताओ भाई nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर nth टर्म को कैसे लिखते हैं हम, nth टर्म को हम लिखते हैं an, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, पता है आपको। तो यहाँ से A का वैल्यू है 9 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, रहने दो, D का वैल्यू है 4, बिठा दो, तो हो जाएगा 9 प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4n माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 प्लस 4n, बस यही तो करना था, दिस इज़ द आंसर। तो nth टर्म का वैल्यू कितना है 5 प्लस 4n, ओके ओके, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा भाई आगे बढ़ जाते हैं, चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी हम धीरे धीरे अपना क्वेश्चन जो है टफ करता जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको नया नया कुछ सीखने को मिल जाए, ओके। चलिए एक और नया सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इन एन AP, एक AP है भाई, गिवन है कि भाई फर्स्ट टर्म अपना -7.2 है, D है 3.6 और जो nth टर्म है उसका वैल्यू गिवन है 7.2, ओके। तुम्हें बोला है भाई फाइंड n, स्मॉल n फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, कुछ आइडिया है कैसे फाइंड करोगे, कुछ फॉर्मूला कुछ यूज़ करके देखो कैसे फाइंड करोगे n, ट्राई करो, आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तुम्हारे पास देखो क्या क्या है, तुम्हारे पास A है, फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास, कॉमन डिफरेंस है तुम्हारे पास, nth टर्म है तुम्हारे पास, तुम्हें n निकालना है भाई, कैसे निकालोगे। अच्छा मुझे बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, तो तुम बोलोगे भाई nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो nth टर्म का वैल्यू है 7.2, मतलब इसका वैल्यू भी किसके बराबर होगा 7.2 के बराबर। भाई कैसे, बिकॉज nth टर्म का फॉर्मूला है ये, क्लियर हुआ 7.2। फिर से देखो
nth टर्म का वैल्यू है 7.2। हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, मतलब इसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा, 7.2 के बराबर होगा, बिकॉज ये nth टर्म का ही फॉर्मूला है। ओके, आइए, इट इम्प्लाइज हमारे पास a पता है, बिठा दो भाई 7.2, सॉरी माइनस 7.2 प्लस n नहीं पता, रहने दो, d पता है 3.6, बिठा दो, इक्वल टू nth टर्म का वैल्यू है 7.2, है ना। अब देखो -7.2 पहले उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू 3.6 इक्वल टू 7.2 प्लस 7.2, 7.2 प्लस 7.2 मतलब 14.4। ओके, अभी 3.6 मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, अभी इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। इट इम्प्लाइसेस n माइनस वन इक्वल्स टू 14.4 डिवाइडेड बाय 3.6 जो आता है अपना 4। ओके, तो कैंसिल करने के बाद तुमको मिल जाएगा 4। तो n माइनस वन का वैल्यू है 4, 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 5। हो गया भाई, देखा कैसा आ गया अपना n का वैल्यू, n का वैल्यू आ गया, क्लियर है कैसे हुआ, ठीक है। तो एक बात याद रखो, जब भी तुमको n का वैल्यू निकालने के बोले तो तुम्हें हमेशा भाई nth टर्म का वैल्यू हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जब तुम्हारा nth टर्म का वैल्यू गिवन होगा तब तो उस क्वेश्चन में n का वैल्यू पूछा जा सकता है। ओके, तो हमेशा याद रखो n का वैल्यू तभी पता चलेगा जब तुम्हारे पास nth टर्म का वैल्यू पता हो। ओके, चलिए फिर ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। बस फॉर्मूला लगाया, किसका, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया और वहाँ से a बिठाया, d बिठाया, यहाँ से हमारा n मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 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 हाँ, ये कुछ नया है, देखो। डिटरमाइन द 10th term from the end of the AP given है 4 9 14 डॉट अप टू 254, ये फाइनाइट AP है। ओके, देखो हमेशा याद रखो भाई, फाइनाइट AP में ही तुमको 10th टर्म फ्रॉम द एंड लिखा आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भाई कि एंड से, पीछे से तुमको एकदम लास्ट से तुमको कुछ ऐसे टर्म्स निकालने हैं, ये वाला टर्म निकालना है, तो तुमको हमेशा याद रखना है कि भाई ये फाइनाइट AP होगा हमेशा। ओके, इसमें फुल स्टॉप है, ये इतना तक, ये रुक जाएगा, ये कैसे निकालोगे। ये मत सोचना भाई तुमको A10 निकालना है, ये मत सोचना A10 है, नहीं, इसमें बोला है भाई तुमको A10 तो निकालना है लेकिन पीछे से, मतलब तुमको काउंटिंग करना पड़ेगा भाई, यहाँ से ऐसे करके पीछे से तुमको निकालना पड़ेगा 10th टर्म। कैसे निकालोगे आइए समझाते हैं। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, क्या, अपने AP को उल्टा कर लिख लो। तुम्हारा AP ऐसा है 4 9 14, तुमको इसको ऐसे लिख लो भाई 254 कॉमा कुछ आएगा, फिर कुछ कॉमा कुछ आएगा, इसके बाद ऐसे डॉट 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 करके फिर 14, फिर 9, फिर ऐसे 4, ठीक है। हमने इसको उल्टा किया है, उल्टा करने से क्या होगा, हमारा फ़ायदा होगा। कैसे, देखो 254 के पहला वाला, देखो इसका पहला वाला टर्म क्या हो सकता है, मतलब इसके बाद वाला टर्म क्या हो सकता है, मैंने उल्टा किया ना, तो इसके पहला वाला टर्म क्या होगा बता सकते हो। कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ से यहाँ का कॉमन डिफरेंस, मतलब 9 माइनस 4 करो तो 5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब 14 में तुम अगर भाई 5 प्लस करोगे तो 19 मिलेगा, इसमें 5 प्लस करो 24 मिलेगा, ऐसे करते 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 तुमको 254 मिला, है ना। तो इसका मतलब 254 वाला टर्म तुमको इससे -5 करने से मिलेगा। भाई क्यों भाई, ये -5 समझ में नहीं आया। देखो हमें 4 के बाद 9 कैसे मिला, तुम बोलोगे भाई हमने 4 में +5 किया तो 9 मिला, फिर 9 में +5 किया तो 14 मिला, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया, अभी देखो यहाँ पर कुछ x टर्म होगा, इसमें +5 करने पर हमें 254 मिला। ओके,
तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकते हो भाई कि x प्लस 254 सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू 254। मतलब तुमने यहाँ पर कुछ टर्म होगा, कुछ वगैरह वगैरह टर्म होगा, तुमने जब इसमें 5 प्लस किया तो तुमको 254 मिला है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है। तो उस टर्म को हमने x मान लिया। ठीक है, तुम इसको माइंड में कैलकुलेशन करना, इसको एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसा मत करना, ठीक है, माइंड में करना। तो उस टर्म को हमने x मान लिया। तो जब तुमने उस टर्म में 5 ऐड किया तो तुमको 254 मिला। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, 254 माइनस 5 जो कि होगा 249। मतलब इसके पहला वाला टर्म क्या होगा, 249। अब तुम जब 249 में प्लस 5 करोगे तुमको 254 मिलेगा। ओके, क्लियर है। मतलब 254 का पहला टर्म होगा 249। ओके, अब इसका पहला वाला टर्म कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई, इससे 5 माइनस कर दो, जैसे हमने यहाँ पर किया था। इससे 5 माइनस किया तो तुमको ये मिल गया। ठीक है, इसमें इससे 5 माइनस करो तो तुमको वो मिल जाएगा। तो इससे 5 माइनस करोगे तो 244 मिलेगा। ठीक है, बाकी का डॉट डॉट रख दो। ठीक है, 3 टर्म्स इज एनफ, 3 टर्म्स आर एनफ, सॉरी। ठीक है, 3 टर्म्स आर एनफ। अब देखो, अगर मैं अभी यहाँ से A10 निकालता हूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? जी हाँ। क्यों भाई, कैसे कैसे कैसे? हमने AP को उल्टा कर लिया था। तो पीछे लास्ट वाला जो टर्म है अभी वो फर्स्ट बन गया है, और जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट बन गया है। तो अभी अगर हम इससे अगर हम 10th पोजीशन में टर्म निकालें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इससे 10th पोजीशन में टर्म निकालते तो हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि बोला था भाई कि फ्रॉम एंड, पीछे से तुमको 10th टर्म निकालना है। मतलब 254, इसके बाद 249, इसके बाद 244, इसके बाद ऐसे करते 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 यहाँ पर कुछ 10th पोजीशन में टर्म होगा। ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम यहाँ से अगर हम A10 निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। तो यहाँ पर अब लिखो, हियर फर्स्ट टर्म क्या है अपना अभी 254, और 254 हुआ तो D कितना है भाई? D तो आसान है, 249 माइनस 254 कर दो तो -5 आएगा। ओके, -5 आएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लिया। ओके, अब क्या निकालना था भाई? 10th टर्म। मतलब 10th टर्म को कैसे लिखेंगे? A10। फॉर्मूला क्या था भाई? A प्लस 10 माइनस 1D या फिर A प्लस 9D। तो A पता है 254 प्लस 9 इंटू D पता है -5। तो 254 से जब हम -45 करते हैं तो हमें मिल जाता है 209। एंड दिस इज़ द 10th टर्म। दिस इज़ द 10th टर्म बट फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। मतलब पीछे से अगर तुम यहाँ से अगर तुम 10 कदम आगे आ जाओगे, ठीक है, 10वीं पोजीशन में तुम देखोगे तो तुमको 209 मिलेगा। ठीक है, तो इसको करने का स्ट्रैटेजी क्या है? इसको करने का स्ट्रैटेजी ये है, इसको उल्टा कर लो, फिर कॉमन डिफरेंस देख लो कौन सा है। ठीक है, फिर इससे तुम -5 करो या फिर कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको माइनस करते जाओ तो तुमको टर्म्स मिलता जाएगा, मिलता रहेगा, है ना। तो फ्रॉम द एंड जब कहा होगा तो हमेशा ये टेक्निक यूज़ करो। AP को उल्टा कर लो, कॉमन डिफरेंस देखो, जो आता है उससे इसको माइनस कर दो, तुमको ये टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से तुमको कोई भी टर्म निकाल सकते हो, A10 हो, A50 हो, A59 हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जब भी फ्रॉम द एंड लिखा होगा AP का उल्टा कर लो, करने के बाद कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, फिर उससे इसको इस वाले टर्म को माइनस कर दो, पहले वाले टर्म को जो तुमको मिलेगा जब आफ्टर रिवर्सिंग द AP। ओके, इसका टेक्निक कुछ ऐसा है, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अच्छा, अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन है? which term of the sequence -1, 3, 7, 11 is 95? अरे भाई ये क्या क्वेश्चन निकल गया। बोला है भाई 95 जो है ये इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, ये बताना है आपको। अरे भाई ये कैसे बताएं कि 95 से कौन सा टर्म है? भाई काउंटिंग करे क्या? अरे भाई चपड़गंजू हो क्या? काउंटिंग करने बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा और एग्ज़ाम का जो लिमिटेड टाइम वो ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारा निकल जाएगा आधा घंटा। ओके,
ऐसा बेवकूफ़ी मत करो, दिमाग से खेलो। ओके, देखो क्या करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सा टर्म है बता दो, तब तुमको मान लेना है भाई ये जो है ना nth टर्म है। हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, इसलिए हमने इसका नाम ले दिया nth टर्म है। ओके, nth मतलब क्या? अरे भाई बाहर में जाए कौन सा पोजीशन है, nth टर्म है, मतलब nth पोजीशन में है ये। nth मतलब कोई सा भी एक पोजीशन में, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 500 हो, 900 हो भाई, 1000 हो, 1 लाख हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन nth मतलब क्या? कोई सा भी। nth मतलब क्या? यहाँ पर n है अपना वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब क्या? कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। अपना ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक है कि भाई लेट, हम मान लेते हैं भाई ये nth टर्म का, ये nth टर्म है, लेट nth टर्म भी 95। ठीक है, हमने मान लिया भाई 95 जो है वो nth टर्म है, मतलब कोई सा भी टर्म है। nth मतलब क्या? कोई सा भी टर्म, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अभी मुझे बताओ nth टर्म को लिखने का तरीका कैसा है, बताओ। तुम बोलोगे भाई nth टर्म को an लिखते हैं, तो an इक्वल टू 95। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। तुम बोलोगे भाई आसान है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 95। ओके, अब इस सीक्वेंस को देखो और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मुझे बताओ। तो भाई इसका फर्स्ट टर्म है अपना -1 और कॉमन डिफरेंस है 3 -1 विच इज़ इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस है 4। तो बिठा दो यहाँ पर -1 प्लस n -1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 95। तो -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n -1 इंटू 4 इक्वल टू 96। अभी 4 इससे डिवाइड हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 20, रुको सॉरी, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 दूंगा तो ये हो जाएगा 24। तो n -1 24 है, -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n 25 है। अच्छा भाई, n का वैल्यू तो मिल गया है 25, लेकिन इससे क्या पता चलेगा, मतलब क्या पता चला हमें कि भाई क्या वैल्यू हो गया इसका, मतलब क्या कुछ कुछ पता चला गया हमें? हाँ भाई, कुछ तो पता चला। तो क्या पता चला कि n का वैल्यू 25 है। तो n का वैल्यू 25 मतलब क्या? मतलब क्या n का वैल्यू 25? मतलब हम लिखते हैं ना a n इक्वल टू 95। अभी इस n का वैल्यू निकाला है भाई हमने, इस n का वैल्यू कितना निकाला है? 25। तो जब तुम बिठाओगे इसमें तुमको देखने को मिलेगा कि A25 इक्वल टू 95, और A25 का मतलब क्या होता है? 25th टर्म इक्वल टू 95। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूँ। हमें पूछा है भाई 95 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, मतलब कौन से पोजीशन में बैठा है ये लौंडा किस पोजीशन में बैठा है हमें बताना है। तो भाई इसका पोजीशन बताने के लिए हमें निकालना पड़ेगा n। याद रखो, जब भी तुमको बताना है कि कौन सा टर्म निकालना है, तुमको हमेशा याद रखना है कि n निकालना है तुमको, है ना। तो हमने मान लिया भाई हमें तो कोई पता नहीं है कौन सा टर्म है ये, हम इस टर्म को nth टर्म मान लेते हैं। nth मतलब क्या? कोई सा भी टर्म है ये, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा टर्म है, लेकिन nth टर्म है ये, कोई सा भी टर्म हो सकता है, हम गारंटी देकर ये बता नहीं सकते। ठीक है, तो nth टर्म को लिखने का तरीका कैसा होता है? an इक्वल टू 95। ओके, अभी an मतलब nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है भाई, जो होता है a प्लस n -1 इंटू डी होता है। ठीक है, सो इसके जगह पर ये फॉर्मूला बिठा दो, विल बी इक्वल टू 95। ओके, अब इस सीक्वेंस से तुमको फर्स्ट टर्म निकाल लेना है -1 और डी निकाल लेना है 4। ओके, अब a और d का वैल्यू यहाँ पर बिठा दो, बस बिठा दो यार। बिठाने के बाद -1 उस तरफ जाएगा, +1 तो 96, फिर 4 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में होकर कैंसिल होगा 24। तो n -1 का वैल्यू 24, -1 उस तरफ जाएगा, +1, n का वैल्यू 25। अभी जो n का वैल्यू 25 मिला है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो हम क्या देखो, an इक्वल टू 95, हमने किस वाले n का वैल्यू निकाला है? हमने इस वाले n का वैल्यू निकाला है। कितना निकाला है? 25। तो A25 अगर n की जगह पर 25 बिठाते हैं तो A25 आता है 95। अभी A25 किसे कहा जाता था? हाँ भाई याद आया, 25th टर्म। ठीक है, तो 25th टर्म इक्वल टू 95। मतलब हमारा आंसर ये है कि अगर आप इस सीक्वेंस में 25th पोजीशन में जाकर ढूंढोगे तो तुमको 95 मिलेगा। ठीक है, तो 25th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस का वो होगा अपना 95। ऐसे सॉल्व करना था आपको। समझ में आया?
हैंस ए एन इक्वल टू 95 था, एन की जगह पर 25 बिठा दो तो ए 25 इक्वल टू 95, देयर फॉर 25th टर्म इज अपना 95। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है हमेशा nth टर्म आपको मानना है, ठीक है? ये टेक्निक होता है। अभी क्यों मानना है भाई? टेक्निक है भाई। अगर तुम्हारे पास कोई और बेटर ऑप्शन है तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना? ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ज़्यादा ओवर ज्ञानी हो तो तुम कुछ और कर सकते हो, कुछ और प्रोसीड्योर यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम भाई एकदम यू कैन से कि भाई क्या बोलते हैं उसको, एकदम भाई प्यार से एकदम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो और मार्क्स भी पाना चाहते हो तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है भाई कि तुम ओवर स्मार्ट बनना चाहते हो या फिर एकदम परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं, यू कैन से एकदम परफेक्टली तुम अपना मार्क्स भी कैरी कर सकते हो और अपना स्टेटमेंट भी सुंदर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? तो भाई nth टर्म को हो गया, ठीक है? ये तो हो गया। आइए भाई कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन ऐसा टाइप का हम नहीं करेंगे, हम कुछ एक और गज़ब टाइप का करेंगे। देखो 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 देखो, ये कुछ अलग टाइप का है, ठीक है? अभी जो मैं करवा रहा हूँ सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मार्क कर लेना है, ठीक है? आज का वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस का ही होगा, बिकॉज आज कुछ नया हम सीखेंगे नहीं, बिकॉज आपको एपी को सब कुछ क्लियर करना है। एपी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है आपको। नया चैप्टर है भाई, क्लास 10 में एक नया चैप्टर है भाई, नया कॉन्सेप्ट है भाई, आपको समझना पड़ेगा। ये भाई बहुत मार्क्स कैरी करता है, वैसे भी ट्रिगोनोमेट्री की तरह ये भाई बहुत मार्क्स कैरी करता है, ठीक है? अगर आप इसमें स्कोरिंग मार्क्स लाते हो तो तुम भाई बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे इसमें, मतलब तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तुम्हारा मार्क्स ऑलरेडी आप मतलब ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 अप टू 111, मतलब लास्ट टर्म गिवन है, मतलब ये फाइनाइट एपी है, ठीक है? याद रखो भाई, लास्ट टर्म है मतलब फाइनाइट एपी है। भाई कैसे करे कि कैसे पता लगाए कि भाई कितने टर्म्स हैं? गिनने तो नहीं बैठेंगे आप, है ना? गिनते नहीं जाओगे भाई 12 के बाद आएगा 15, फिर 18, फिर भाई 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 नहीं भाई, गिन नहीं सकते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा भाई। क्या टेक्निक है बताता हूँ। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई 111 का पोजीशन कितना है, ठीक है? मतलब किस जगह पर ये बैठा है, कौन सा टर्म 111 है, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कैसे कितने टर्म्स हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे? अरे दिखाता हूँ भाई, समझे कि नहीं बताओ। अगर हमें पता चल जाए कि भाई 111 कौन सा टर्म है, मतलब विच टर्म, ये हो सकता है भाई 100 टर्म हो, 25th हो, 36th हो, 18th हो, 19th हो, 58th हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा टर्म है ये, कौन सा नंबर टर्म है ये, तो उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, ओके? तो इसके लिए क्या करें भाई, क्या करें भाई? भाई कैसे पता चले भाई कौन सा टर्म है? अरे अभी तो करवाया आपको कि कैसे पता लगाना है कि कौन सा टर्म है। अभी मैं आपको करवाया ना कि बताओ भाई 95 कौन सा टर्म है, तो तुमने क्या किया? nth टर्म मान लिया इसको, यहाँ से तुमको n का वैल्यू निकल गया था, n का वैल्यू तुमने निकाला। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे करो, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही करो। क्या करना है तुमको? इसको निकालना है कौन सा टर्म है। कैसे निकालोगे? प्रोसीड्योर क्या था? लेट nth टर्म बी 111, ठीक है? 111। अभी nth टर्म मतलब कैसे लिखते थे? an इक्वल टू 111। अभी nth टर्म का फॉर्मूला क्या था भाई? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1 1 1, ठीक है? अभी a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो a का वैल्यू है हमारा 3 और d का वैल्यू है 6 - 3 मतलब 3, ओके? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, बिठा दो भाई, बिठा दो भाई, ये लो भाई, बिठा दिया भाई। +3 है, उस तरफ जाने का माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 3 इक्वल टू 108, ओके? 3 से डिवाइड कर देंगे भाई, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 36 आ जाएगा।
तो n-1 का वैल्यू आ जाता है अपना 36। ओके, तो भाई ये हो जाएगा n इक्वल टू 37, ठीक है, -1 उस तरफ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। भाई हमें n का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा टर्म है। तो भाई हैंस ए एन इक्वल टू 111 था, अभी n का वैल्यू मिल चुका है तो बिठा दो भाई इसमें। देयरफॉर A37 इक्वल टू 111, ठीक है। इतना तक समझ में आ चुका है कैसे हमने क्या किया। आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। हमने बस निकाला है कि भाई इसका ये जो 111 टर्म है ये कौन से पोजीशन में है। तो हमें दिखा भाई ये 37th पोजीशन का टर्म है, ये 37th टर्म है। ओके, 37th टर्म इक्वल्स टू 111, ठीक है। इससे समझ में आता है ये। अब भाई कैसे पता चलेगा कि कितने टर्म्स हैं। अरे भाई देखो, हमें पता है लास्ट टर्म 37th टर्म है, लास्ट टर्म 37th टर्म है, लास्ट टर्म 37th टर्म है, मतलब A1 A2 करते 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 अप टू 37 है। ओके, अच्छा अच्छा, रुको, A1 A2 करते 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 37 तक टर्म है और 37 अपना लास्ट टर्म है। ओके, मतलब कि 1 2 करते करते 37 लास्ट है, मतलब टर्म्स कितने हुए यहाँ पर 37 टर्म्स हुए। सोचो ज़रा, 37 टर्म्स में कैसे, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म 37 है, ठीक है, लास्ट टर्म 37 है, मतलब गिनते 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 हमारा जो काउंटिंग होगा वो 37 तक ही होगा, ठीक है। 1 से लेकर 2 3 करते करते 37 तक अपना काउंटिंग चलेगा, उसमें जाकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो A1 A2 A3, तो बताओ A1 A2 A3 ऐसे करते करते कितने टर्म्स हो चुके हैं, 37 तक टर्म्स हैं, मतलब 1 2 3 करते करते 37 टर्म्स हमारा इस इक्वेशन में, सॉरी इस सीक्वेंस में टोटल है। समझे कि नहीं बताओ। अरे सिंपल है, तुम्हारा n का वैल्यू जितना आएगा उतना नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा होता है टोटल। लेकिन समझो कैसे हुआ, लास्ट टर्म अपना 37th टर्म है, ठीक है, तो 37 क्या है, 37 तक अपना टर्म्स है, इसके बाद ख़त्म। तो 37th पोजीशन में जो टर्म है, ठीक है, 37th पोजीशन मतलब क्या कि वो 37 नंबर पर है, 37 नंबर पर वो टर्म है और यही लास्ट टर्म है, ठीक है। इसके बाद कोई टर्म नहीं है क्योंकि यह तक अपना स्टॉपेज है। ओके, मतलब कि 37 के बाद और कोई टर्म नहीं आ रहा है, मतलब 37 ही कितने हैं टर्म्स है अपने, ठीक है। और 37 टर्म्स के 37th टर्म को हम कहते हैं 111। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, रुको 37 टर्म्स हैं अपने पास टोटली, ठीक है। कैसे, बिकॉज भाई 111 जो है वो उसका जो पोजीशन है वो 37th पोजीशन है। ओके, मतलब कि 37 पोजीशन पर 100 अपना 11 है, मतलब गिनते A1 A2 करते करते A37 तक जाकर 111 मिलता है। तो जब तुम काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 करते करते 37 तक तुमने काउंट किया, तब जाकर तुम 111 मिला और वही अपना स्टॉपेज है। मतलब तुमको गिनते कितना तक गए तुम 37 तक गए, मतलब तुमने कितने टर्म्स गिने, नंबर ऑफ टर्म्स तुमने गिने 37, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स 37 है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है बस कि जितना वैल्यू n का तुमको मिलता है उतने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ओके, तो देयरफॉर देयर आर 37 टर्म्स। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ भाई कि भाई मुझे A15 जो है वो 100 है, 100 है, तो भाई A1 A2 A3, अच्छा भाई A5 नहीं 10 नहीं 9 नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हुए टोटल। मतलब A9 जो होगा वो 9th पोजीशन में है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब A9 अपना लास्ट टर्म है
तो भाई A1 से शुरू होकर कितना तक जाएगा, A1 तक जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम अगर काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उतने नंबर ऑफ टर्म्स तुमको मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अभी A10 दे देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं A11 दे देता हूँ तो देखो 9 A10 फिर A11 इतना तक है, यह लास्ट टर्म है। तो देखो फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वाह भाई वाह, मतलब जितना वैल्यू n का हमें मिल रहा है उतने नंबर ऑफ टर्म्स हम गिन पा रहे हैं, मतलब उतने नंबर ऑफ टर्म्स टोटल है इस सीक्वेंस में। समझ में आया? इसलिए अब तुम देखो यहाँ पर n यहाँ पर 37 है, ठीक है, n की वैल्यू 37 है। मतलब तुम गिनोगे तो A1 A2 A3 ऐसे कैसे करते गिनोगे तो A37 में जाकर तुम कितने टर्म्स गिन पाओगे, 37 टर्म्स गिन पाओगे, अभी गिनोगे, ठीक है, गिन लोगे तो 37 टर्म्स होंगे टोटल टर्म्स इस सीक्वेंस का। ओके, अगर ये लास्ट टर्म होगा तब ये पॉसिबल है, अगर लास्ट टर्म नहीं है तो ये हमेशा नहीं होगा, हम ऐसा कह नहीं सकते। अगर लास्ट टर्म है तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 37। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा चलिए फिर, जब कोई डाउट है नहीं है ओके, जब कोई डाउट नहीं है तो तुमको बताना है भाई, इफ़ the eighth term of an AP is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन को पढ़ो, हमें फाइंड AP करना है। अरे भाई AP के लिए तुमको क्या चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और टर्म निकालने के लिए तुमको मेनली क्या चाहिए होते हैं, A और D। मतलब तुमको A और D निकालने पड़ेंगे फिर तुम AP निकाल पाओगे, है ना। तो हमें A और D निकालना है। ओके, क्वेश्चन को समझो। इफ़ द एथ टर्म ऑफ एन AP इज 31, एथ टर्म जो है उसका वैल्यू 31 है। एथ टर्म को हम क्या लिखते हैं, A8 लिखते हैं, इक्वल्स टू 31, इतना गिवन है। और क्या गिवन है, 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। जो अपना 15th टर्म है उसका जो वैल्यू है वो 16 ज़्यादा है, किससे, 16 प्लस 11th टर्म से। समझे कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं बताओ? जो 15th वाला टर्म है उसका जो वैल्यू है वो 11th टर्म से 16 ज़्यादा है। तो 15th टर्म का वैल्यू इक्वल्स टू 11th टर्म से 16 ज़्यादा, मतलब क्या, 16 प्लस, ठीक है, इक्वेशन बन गया अपना। मुझे बताओ 15th टर्म को हम सिंबल कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? तुम बोलोगे भाई A15, सारी सी बात है। ओके, 16 प्लस 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, A11। ओके भाई ये तो आ गया है, अभी क्या करना है नेक्स्ट, आइए दिखाता हूँ। मुझे बताओ A8 का फॉर्मूला क्या है, मतलब 8th टर्म का फॉर्मूला क्या है? तुम बताओ भाई, आसान है भाई, A + 7D है इसका फॉर्मूला, इक्वल टू 31। ओके, क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली मुझे बताओ A15 का फॉर्मूला क्या होगा? अरे भाई आसान है, A + 14D होगा। वेरी नाइस। 16 इक्वल टू 16 प्लस A11 का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे भाई आसान है, A + 10D होगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। प्लस A कैंसिल होगा, कैसे? बिकॉज यहाँ पर प्लस A है, इस तरफ आएगा तो -A, फिर यहाँ पर प्लस A -A होकर 0 हो जाएगा, है ना। तो A और A कैंसिल। तो यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल सकते हैं ज़रूर। तो D का वैल्यू क्या होगा, 14D - 10D इक्वल्स टू 16। यहाँ से 4D का वैल्यू आएगा 16, यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा अपना 4, D का वैल्यू आ जाता है 4। तो D का वैल्यू हमें मिल चुका है 4। अब इस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में D का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन में मान देते हैं। तो इट इम्प्लाइसेस A + 7 × D का वैल्यू कितना है, 4 इक्वल टू 31। लिख दो भाई, यूजिंग 1। ओके, इम्प्लाइज A + 7 × 4 28 इक्वल टू 31। यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा तो 31 - 8 विच इज़ इक्वल टू अपना 3। तो A का वैल्यू है 3। तो A का वैल्यू मिल चुका है। अब
ए और डी मिल चुका है तो टर्म्स निकाल सकते हैं। तो लिखो भाई टर्म, पहला टर्म हैंस, पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म तो ए ही होगा 3। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, ए प्लस डी मतलब 3 + 4 7, राइट लिख रहा हूँ, ठीक है। A3 कितना है भाई, A3 का फॉर्मूला है a + 2d मतलब a प्लस, अरे सॉरी 3 + 2 × 4 मतलब 8 मतलब 11, ठीक है। फिर भाई फोर्थ टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म क्या होगा फॉर्मूला a + 3d विच इज़ इक्वल टू 3 + 3 × d मतलब 3 × 4 12 15 मिल गया। अब ए पी लिख लो, देयर फॉर ए पी इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15, ऐसे करते चलता जाएगा। ये इन्फाइनाइट ए पी है, ओके, इन्फाइनाइट ए पी वाला केस है ये, ओके। समझ में आया कैसे हुआ, क्या हुआ, सिंपल ही तो है। इस क्वेश्चन से तुमको ए और डी निकालना पड़ेगा बिकॉज उनके बिना तुमको टर्म नहीं मिलेगा और टर्म के बिना तुमको ए पी नहीं मिलेगा। फिर कभी क्या किया हमने, एथ टर्म को एट लिखा, एथ टर्म का फॉर्मूला है a + 7d, 15 टर्म का फॉर्मूला है a + 14d, 11th टर्म का फॉर्मूला है a + 10d। कैंसिलेशन किया, कैलकुलेशन किया, बाकी कुछ सबका आता ही है। आने के बाद सिंपली सारे के 4 टर्म्स निकालने पड़ते हैं मैक्सिमम, या फिर मिनिमम कह सकते हो, मिनिमम, हाँ मिनिमम मैक्सिमम जो भी बोलो। फिर ए पी लिख दो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आई होप कोई डाउट नहीं है। ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, क्योंकि दिस आर एनफ। व्हिच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 ऐसे करते करते विल बी 130 more than its 31st term। तो क्वेश्चन देख सकते हो, विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 करके एक AP है हमारा, जिसका टर्म का जो वैल्यू है वो 130 ज़्यादा है 31st टर्म से। हमें बताना है कि कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो देखो विच टर्म ऑफ द AP विल बी दिस, ओके। तो हमें नहीं पता भाई कौन सा टर्म होगा, तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो nth टर्म मान लेने से देखो क्या होता है, लेट nth टर्म nth टर्म बी 130 more than its 31st टर्म, मोर देन इट्स नहीं लिखूंगा, मोर देन 31st टर्म। तो हमें तो भाई पता नहीं कि कौन सा टर्म होगा AP का, तो हमने मान लिया nth टर्म है। अब बोला कि ये जो टर्म है इसका जो वैल्यू है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, ओके। तो इसको हमने nth टर्म माना, तो nth टर्म का जो वैल्यू है वो 130 ज़्यादा है 31st टर्म से। अभी nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर nth टर्म को हम लिखते हैं an इक्वल टू 130 + 31st टर्म। अभी 31st टर्म को कैसे लिखेंगे, A31, ओके। अब क्या करना है देखो, अब मुझे बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d इक्वल्स टू 130 + 31st टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + 30d, ओके। ये a और ये a कैंसिल होगा, कैसे, अगर ये a इस तरफ आ जाएगा तो -a हो जाएगा, और ये -a या फिर +a कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, व्हिच इम्प्लाइज n - 1 इंटू, अभी d क्या है, इस सीक्वेंस का d निकालो, इस सीक्वेंस का d निकालो। फर्स्ट टर्म अपना 5 है और d है 15 - 5 मतलब 10, d है 10, तो इसमें d के जगह पर 10 बिठा दो, इक्वल्स टू 130 + 30 × d मतलब 30 × 10 मतलब 300 हो जाएगा। तो n - 1 इंटू 10 इक्वल टू 130 + 300 जो आता है 430, ओके। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा n - 1 इक्वल टू 43। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे, ये 10 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो 0 0 कैंसिल, ओके। तो n - 1 इक्वल टू 43, n इक्वल टू 44,
तो n का वैल्यू 44 आ चुका है। तो n का वैल्यू 44 मतलब क्या, मतलब हमें क्या पता था कि भाई an इक्वल टू 130 प्लस 31st टर्म, हमें इस n का वैल्यू पता चल चुका है। इस n का वैल्यू कितना है, देयरफॉर A44 इक्वल टू 130 प्लस A31, बस यही आंसर है अपना, और कुछ नहीं है। मतलब 44th टर्म का जो वैल्यू है वो 31st टर्म के वैल्यू से 130 ज़्यादा है। आप चेकआउट कर सकते हो। इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस 43d, तो a मतलब कितना है भाई 5 और ये 435। ओके, तो 44th टर्म का वैल्यू 435 है और इसका वैल्यू तो हमको पता ही है कितना 300। ठीक है, अच्छा देखो 300 नहीं, सॉरी 300 नहीं, कितना a प्लस 305। तो इस टर्म का वैल्यू 305, इस टर्म का वैल्यू 305, इनको माइनस करके देखो 435 माइनस 305 03, देखो आ गया ना आंसर। मतलब इससे ये 130 ज़्यादा है। अगर तुम इसमें 130 ऐड करोगे तो तुमको 44th टर्म मिलेगा। ओके, तो कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, बस आपको सिंपल है, वैसा ये क्वेश्चन नहीं था ये। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन था कि व्हाट, ये वाला क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, है ना, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। सिंपली क्या करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 95 था, ठीक है, उसमें गिवन था कि 130 प्लस सम A31। तो इसमें भी हमने क्या निकाला था, nth टर्म n का वैल्यू निकाला था nth टर्म करके। सिमिलरली इसमें भी हमें n का वैल्यू ही निकालना था, हमने निकाला। निकालने के बाद हमें आंसर मिल गया 44। n का वैल्यू 44 है और 44 क्या है, मतलब 44th टर्म जो है वही होगा इसका आंसर। मतलब 44th टर्म इज़ द आंसर एंड इज 44th टर्म का जो वैल्यू है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। बस यही तो था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।